नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी सिविल जज मेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, जिसके अंतर्गत कुल 6 धाराएं हैं, सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 51 तक की सेक्शंस। मित्रों, इस चैप्टर से जो है अभी तक केवल एक ही बार क्वेश्चन बना है 2015 में, और इसी के साथ साथ इस चैप्टर में एक टॉपिक और भी है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मित्रों, इन दोनों टॉपिक्स को जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इस पर जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, चैप्टर 7 के अंतर्गत सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि 2015 में पूछा गया था, और उसके बाद हम देखेंगे वह क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बनता है लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया। 2015 में पूछा गया, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के कौन से प्रावधान भूस्वामियों एवं किराएदारों के मध्य के विवादों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता को प्रतिबंधित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। मित्रों, ये जो क्वेश्चन है यह एमपी अकोमोडेशन का जो चैप्टर 7 की सेक्शन 45 है, धारा 45 है, उससे संबंधित है। अब सेक्शन 45 में क्या कहा गया? सेक्शन 45 में बताया गया है कतिपय मामलों की बाबत सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन होना। तात्पर्य यह है कि इस चैप्टर की सेक्शन 45 में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि ऐसे मामले जिनके संबंध में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सशक्त किया गया है, उन मामलों में सिविल न्यायालय जो है उसको अधिकारिता नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसी सेक्शन की जो सब सेक्शन 2 है वहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आरसीए जो है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है, ऐसे मामलों को नहीं सुनेगा जिसमें हक संबंधी, टाइटल संबंधी क्वेश्चन अराइज किया गया है, या ऐसे मामले जो कि इस बात का निर्धारण करते हो कि किस व्यक्ति को जो है उस स्थान का हक है किराया प्राप्त करने का। मतलब कि किराया प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति का निर्धारण भी जो है आरसीए नहीं कर सकता है इस सेक्शन के प्रोविजन के अंतर्गत। तो यहां पर जो है सेक्शन 45 में ये सारे प्रोविजंस का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन के अंतर्गत भी जो है आपको मेनली सेक्शन 45 का उल्लेख करना है। सिंपल सी बात है, पहले आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद सेक्शन 45 को आपको उल्लेख करना होगा। अब देखिएगा, बात समझिएगा कि केवल सेक्शन 45 का उल्लेख कर देने से आपका आंसर जो है कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको कंटेंट इतना डालना है कि लगभग आपके जो है 250 शब्द पूरे हों। तो इसलिए जो है आप आगे और इसमें क्या बढ़ा सकते हैं, सेक्शन 45 को डालने के बाद इसके बाद आप जो है इस प्रकार से अपने आंसर को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। निम्न मामलों में सिविल न्यायालय को विचारण की क्षेत्राधिकारता नहीं है, इस तरह से आप हेडिंग बनाएंगे। और इसके बाद जो है इस एक्ट में, हमारे अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में, वे कौन कौन से प्रोविजन से प्रावधान है जहां पर सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है, उसको जो है आप लिख सकते हैं। यहां पर हमने कुल 10 पॉइंट निकाले हैं, आप जो है इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, अन्यथा जो है ये 10 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी बातें हैं? प्रमाणिक भाड़े का निर्धारण। देखिए, मानक भाड़ा या प्रमाणिक भाड़े का निर्धारण करने का अधिकार जो है आरसीओ को दिया गया है सेक्शन 7 के अंतर्गत, जिसमें सेक्शन 10 जो डायरेक्शन देती है कि धारा 7 के अंतर्गत आरसीए मानक भाड़ा तय करता है। तो यह अधिकारिता जो है आरसीए की है, यह अधिकारिता सिविल न्यायालय की नहीं है। इसी के साथ साथ मानक भाड़े में वृद्धि करना, यह भी आरसीए के पावर्स है, यहां पर भी सिविल न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर इसके बाद वैध उप भाड़ेदारी का निर्धारण करना, मतलब जो सब टेनेंसी है उसकी वैधानिकता के बारे में अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको निर्धारण करने का जो कार्य है, क्षेत्राधिकारता है, वह आरसीए की है, सिविल न्यायालय की नहीं है। फिर इसी के साथ साथ पुनः भाड़े पर उठाने की अनुमति देना या उठाने वाले प्रश्नों को निर्धारित करना, मतलब स्थान को पुनः भाड़े पर उठाना है और कोई विवाद इस स्थिति में उत्पन्न होता है तो यहां पर आरसीए जो है निर्धारण करेगा।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला देखें हम, भूमि स्वामी को निर्माण की स्वीकृति देना। अगर भूमि स्वामी जो है उस स्थान पर जहां पर कि जिस स्थान को भाड़े पर दिया गया, अगर उसमें कोई निर्माण वगैरह करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में यहां पर आरसीए को पावर है कि वह ऐसी स्वीकृतियां दे सकता है। फिर इसके बाद अगला देखें, भाड़े की रसीद को ना दिए जाने से संबंधित मामले। ऐसे मामले जहां पर कि भूमि स्वामी जो है, मकान मालिक जो है रसीद नहीं देता है, भाड़ा ले लेता है, रसीद नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई जो है कहां पर, आरसीए के समक्ष जो है दायर की जाएगी। फिर इसके बाद देखें, भाड़े का जमा का अधिकार, मतलब भाड़े को जमा करने का अधिकार दे। देखिए, अगर किराएदार मकान मालिक के बीच में भाड़े को लेकर अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में किराएदार के पास क्या उपचार है कि वह आरसीए के पास, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास किराया जमा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे मामले जहां पर कि धारा 12 की उपधारा 1 के आधार पर सिविल न्यायालय में अगर मामला दायर किया गया है तो वहां पर सिविल न्यायालय में जमा होता है, अन्यथा वह मामला, वो जो भाड़ा है वह आरसीए के पास जमा किया जाता है। फिर इसके बाद हम अगला देखें, भाड़ेदार को मरम्मत कराने की अनुमति। मतलब कि किराएदार जो है उस मकान में कोई ऐसी मरम्मत कराना है और उसके लिए जो है उसको अनुमति की आवश्यकता है, मकान मालिक नहीं दे रहा है, तो आरसीए को आवेदन कर आरसीए से परमिशन ली जा सकती है, मतलब अधिकारता आरसीए की है। फिर इसके बाद हम देखें, भूमि स्वामी को अनावश्यक आवश्यक प्रदाय सेवा पुनः प्रारंभ करने का आदेश। मतलब कि भूमि स्वामी जो है अगर किसी कारण से आवश्यक जो सेवाएं हैं जैसे कि बिजली पानी वगैरह, इन्हें अगर बंद कर देता है तो आरसीए जो है ऐसे भूमि स्वामी को आदेश देकर उन्हें पुनः चालू करा सकता है, ऐसी आवश्यक सेवाओं को। फिर इसके बाद हम देखें, भाड़ा राजसात करना। मतलब कि ऐसा भाड़ा जो कि आरसीए के पास जमा किया गया है और उस भाड़े को अगर जो है भूमि स्वामी नहीं कलेक्ट करता है एक निर्धारित समय के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में आरसीए क्या कर सकता है, उस भाड़े को राजसात कर सकता है। तो यहां पर हमने जो है कुल 10 पॉइंट यहां पर दिए हैं, और पॉइंट भी हो सकते हैं, तो आप जो है इनको ध्यान रखिएगा और इसके अलावा और भी जो आपको मिलते हैं अपने आंसर में शामिल कीजिएगा। और इसके बाद आप जो है कंक्लूजन लिख देंगे और कंक्लूजन जो है आपका आंसर इस प्रकार से 8 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमने इस क्वेश्चन को देखा जो कि 2015 में पूछा गया था। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, अगर रिपीट हुआ और अपने को मौका मिला करने का तो आप इसको अच्छे से करके आएंगे। अब हम देखते हैं वह टॉपिक, वह क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बन सकता है लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कंपनी या फर्म की दशा में उल्लंघन का दायित्व को स्पष्ट करें। मित्रों, ये जो क्वेश्चन है यह सेक्शन 47 से कनेक्टेड है, जो प्रावधान करती है कंपनी, फर्म आदि की दशा में उल्लंघन का दायित्व। अब इस सेक्शन में यह प्रावधान किया गया है कि जहां पर कि उल्लंघन जो है किसी कंपनी या फर्म ने किया है तो ऐसी स्थिति में दायित्वाधीन कौन कौन व्यक्ति होगा। तो इस सेक्शन बताया गया है, प्रत्येक निर्देशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव, अन्य अधिकारी या अभिकर्ता जो है वह दायित्वाधीन होते हैं। तो यहां पर जो है आपको सेक्शन 47 को जो है तैयार करना है, सेक्शन 47 को जो है यहां पर मेंशन करना है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है यह इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यह फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं बन सकता क्योंकि इतना इसमें कंटेंट नहीं है। तो यहां पर जो है यह क्वेश्चन, जैसे कि आपने कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे, ए और बी करके क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, ए बी सी डी करके क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक छोटे क्वेश्चन के रूप में या हम कह सकते हैं 4 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में जो है इससे भी जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप इसको भी तैयार कीजिएगा। मित्रों, इस प्रकार आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो चैप्टर 7 है, जो प्रावधान करता है मिसलेनियस प्रोविजंस के संबंध में, उसको हमने देखा एमपीसीजे मेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मित्रों, इसी के साथ साथ आपसे यह अपील करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी आप हिट कर दें, जैसे कि नए वीडियो हमारे जब भी अपलोड होंगे तो उसकी जानकारी जो है आपको जरूर मिल जाए। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।